अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम वालेकुम सलाम, की आवाज़ आ रही है। अस्सलाम जी, आपी जी। ओके, बेस्ट हो गया। चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जी जो लोग रह गए हैं उनको फिर अभी फर्स्ट रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूँगी, बट कोशिश किया करें आप लोग जो है वो लाइव लिया करें क्लास। इस तरह से बाद में आप लोगों को समझ नहीं आएगी कुछ चीज़ों की, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे फिर वो बाद में आप अगेन पूछोगे। इससे बेहतर है कि आप जो है वो लाइव जॉइन किया करें, ठीक है? जी, ठीक है। जी, तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, हो रही है। चलें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके थोड़े से जो है वो एस्से के बारे में जो आप लोगों के मिथ हैं, जो आप लोगों की परेशानी है बहुत ज़्यादा भई एस्से बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा-सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए सीएसएस का जो एस्से है वो जिस तरह से हम दूसरे एस्सेस करते आए हैं बचपन से, हम लोगों ने 9th 10th में भी किया है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी, तो अभी काइंडली आप लोग कुछ देर अपने जो है वो माइक ऑफ रखें, ठीक है? तो अभी आप सुनें, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग एंड पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों के थोड़े-से मिस क्लियर कर दूँ एस्से के बारे में। देखिए एस्से जो है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि भई जिसको आप लोग जो है वो कर नहीं सकते या सिर्फ़ चंद लोग हैं जो एस्से में पास होते हैं। आप लोगों ने बहुत से देखी होंगी स्टूडेंट्स पहले भी सीएसएस के, जिनमें से सिर्फ़ चंद लोगों का पास होता है, अदरवाइज़ दूसरे जो हैं वो पास नहीं कर पाते। तो बेसिकली मसला ये है कि हम जो एस्पायरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो बेसिक जो एसए की डायमेंशन है, उसको ही नहीं कवर करते और सारे सब्जेक्ट्स पे लगे रहेंगे, ऑप्शनल्स करते रहेंगे। अभी सीएसएस करना स्टार्ट भी नहीं किया, पहले से ही अपने ऑप्शनल्स पे उनको होता है, भई ऑप्शनल जल्दी से देख लें, क्या है, किस तरह से ऑप्ट करने हैं, क्या इनकी बुक्स हैं, बाकी बुक्स देख लें, करंट अफेयर्स देख लें, ऐसे पे फ़ोकस ही नहीं करते। एंड पे आके बिल्कुल ऐसे पे फ़ोकस करते हैं, फिर उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते। इस वजह से जो है वो आपका ऐसे जो है वो फिर आपका पास नहीं हो पाता। बेसिकली आप देखें आपने अगर 12 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ऐसे को छोड़ के आपके 11 सब्जेक्ट बनते हैं। जिस बंदे ने 11 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और इतनी वाइड डायमेंशंस में पढ़े हैं, तो एस्से का टॉपिक भी बेसिकली आपका उन्हीं में से आता है। उन्हीं टॉपिक्स होते हैं, वही सेम आपके होते हैं, आपने वही नॉलेज लिखना होता है। जस्ट मसला ये होता है कि आपको उसका मेथड नहीं आ रहा होता कि आपने लिखना किस तरह से है। तो इंशाल्लाह हम अपने सेशन में हर चीज़ सीखेंगे, किस तरह से आपने ऐसे लिखना है, किस तरह से आपने जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा चीज़ों को क्लियर करूँगी कि आपने टॉपिक किस तरह से चूज़ करना है, आपने आउटलाइन्स किस तरह से बनानी है, आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है, आपने कौन-सी टेक्नीक जो है वो चूज़ करनी है अपने एस्से को लिखने के लिए। आपके पास 10 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? उनमें से आपने कौन-सा टॉपिक है जो आपने चूज़ करना है, जो मोस्ट सूटेबल हो आपके लिए, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप एस्से के टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। अब देखिए आपके पास जो है वो 10 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? अब आपने सब जब तक आप मोस्टली लोग क्या करते हैं एस्पायरेंट्स मोस्टली क्या करते हैं पेपर की चूँकि एस्से का जो है वो पेपर भी पहला होता है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं इस चीज़ को लेके, स्ट्रेस भी होती है बहुत ज़्यादा। तो वो टॉपिक ऐसा चूज़ कर लेते हैं जिसको बेसिकली वो प्रॉपर तौर पे जो है वो दे समझते ही नहीं है कि टॉपिक में एग्ज़ामिनर ने पूछा क्या है, ठीक है? करते क्या हैं कि भई कोई भी अब कोई टॉपिक देख लिया जिसमें ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बात हो गई हुई है या क्लाइमेट के बारे में बात हो गई हुई है, ठीक है?
या फिर किसी चीज़ के बारे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में बात होगी या बस फ़ौरन से उसको चूज़ करके तो उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इस तरह से नहीं करते एस्से का टॉपिक। एस्से के टॉपिक को चूज़ करने के लिए आपने उसमें हर वर्ड को समझना होता है। इवन कि अगर उसमें एग्ज़ामिनर ने कोई फुल स्टॉप, कोई डॉट भी लगाया है, कोई उसने जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया है या फिर उसने उसमें वर्ड और या एंड का यूज़ किया है, तो आपने उन वर्ड्स को भी समझना होता है। क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसे है उसमें उसने और का वर्ड यूज़ किया है, तो उसका मतलब होगा कि और के पहले वाला और के बाद वाला दोनों चीज़ों को आपने जो है वो दोनों में से किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? क्योंकि और आ गया, अगर तो उसमें एंड आता है तो आपने उन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जो है वो चीज़ों में डिफ़रेंस आ जाता है टॉपिक के बारे में। टॉपिक चूज़ करने से पहले उसको मुकम्मल तौर पर देख लें कि टॉपिक में है क्या, बात क्या है। तो बेसिकली जो टॉपिक होता है, ठीक है? उसमें टू अंडरस्टैंड ऑफ द टॉपिक और इन अदर वर्ड्स डिमांड ऑफ द एग्जामिनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एक्सेप्ट, ठीक है? एस्पेक्ट। सबसे पहले आप टॉपिक को देखें, उसको समझें कि भई ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें एग्जामिनर मुझसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब एजुकेशन के बारे में टॉपिक आ गया है, बस ठीक है। एजुकेशन के वर्ड को देखा, उसको उठाया, चूज़ किया और लिखना स्टार्ट कर दिया। एजुकेशन के ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये है, फलाँ है, ये फेलियर्स हैं हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में एजुकेशन के सिलसिले में, ठीक है? बस उसको लिखना स्टार्ट कर देती हैं। ये नहीं देखते कि एग्ज़ामिनर ने बेसिकली पूछा क्या है। भई आप लोग पहले टॉपिक को देखो तो सही ना, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने 10 टू 15 मिनट्स आप लोगों ने अपने टॉपिक सिलेक्शन को देने हैं। बैठ के उसको ध्यान से वन बाय वन हर टॉपिक को देखना है, वन गो में उनको सबको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, इवन कि हर वर्ड आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर सेकंड गो में देखना है, फिर आपने अपना टॉपिक चूज़ करना है, ठीक है? ये तो हो गई सबसे पहली बात, एक थोड़ी-सी आपके माइंड की क्लीयरेंस कि आपने अपने टॉपिक को चूज़ कैसे करना है, ठीक है? उसके बाद डू नॉट अटेम्प्ट टॉपिक इवन इफ वन वर्ड इन द क्वेश्चन इज एम्बिगुअस और अननोन, ठीक है? अगेन मैं इस चीज़ पे फोकस दे रही हूँ कि कभी भी ऐसा टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना जिसमें से इवन आपको एक भी वर्ड का पता ना हो। आपको नहीं पता कि इसमें एग्ज़ामिनर ने यहाँ पे कोलन क्यों लगाया है या इसमें एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, ठीक है? अगर आपको इस भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, पंक्चुएशन मार्क्स की भी समझ नहीं आ रही, तो भी आपने वो ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि एस्से का जो टॉपिक होता है इसमें अगर एग्ज़ामिनर ने पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया है तो ज़ाहिर है उसका मतलब है कि कोई ना कोई उसकी जो है वो उसके पीछे रीज़न है जिस वज़ह से एग्ज़ामिनर ने वो जो है पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया है, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, टिल अपने एग्ज़ाम। ये नहीं कि बस आज अपने माइंड में रखें उसके बाद आप लोग इसको भूल जाएँ। अपने एग्ज़ाम्स तक आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी? उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपने अपने एस्से के टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। किस तरह से आपने अपने एस्से की आउटलाइन्स लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? इसकी भी एक टेक्नीक होती है। एस्से बेसिकली फेल होता क्यों है इतने स्टूडेंट्स का? क्योंकि वो किसी टेक्नीक के थ्रू चलते ही नहीं है। बस एक टॉपिक पकड़ा जैसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या अपने ऑप्शनल में बस उसको एक तरफ से पकड़ के उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। अंधाधुंध जितनी आपको उसके बारे में नॉलेज है, उस सब की सब उसमें लिख दो। इस तरह से नहीं करना। पहले एस्से के टॉपिक को पकड़ें और उसकी उसकी जो बेसिकली टेक्नीक है एस्से को लिखने की, वो देखें कि बेसिकली इसको लिखना कैसे है, ठीक है? जो मोस्ट डिमांडिंग जो टेक्निक्स हैं, जो यूज़ होती हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स भी जो यूज़ करते हैं इनको, वो वैसे 4 हैं। मैं आपको अभी ये चारों बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको इनमें से एक रेकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने ये टेक्निक यूज़ करनी है। आप लोग दूसरी भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप लोगों को उसमें बेस्ट लगे कि हम ये बेस्ट कर सकते हैं, आप लोग वो भी चूज़ कर सकते हो। बट एक टेक्निक ऐसी होती है जो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाती है, चाहे वो आपके लिए बिल्कुल अननोन सा टॉपिक आ जाए ना, तो भी आप उस पे जो है वो उस तकनीक के थ्रू काम कर सकते हो, ठीक है?
देखिए अभी आप लोग चैट मैसेज मत करें, मैं अभी आप लोगों को बता दूं, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 5W एनालिसिस को हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या टेक्निक है। कोई आपकी ये बेसिकली टेक्निक वहां पे यूज होती है जहां पे आपके पास इशू बेस ऐसे आते हैं, ठीक है। कोई भी इशू बेस ऐसे आ जाता है आपके पास, आप उसके लिए 5W एनालिसिस यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपने ऐसे के बारे में लिखना है कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, मतलब अपने क्वेश्चनिंग में उस ऐसे को सॉल्व करना होता है, उसकी आउटलाइंस लिखनी होती हैं, ठीक है। अब कोई टॉपिक आपके पास आ जाता है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड आ जाता है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रिलेटेड आ जाता है, अगर वो इशू बेस ऐसे है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो इशू बेस ऐसे की तरफ जा रही है, आपने उस पे ये तकनीक इम्प्लीमेंट कर देनी है। कोई भी तकनीक इस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट करनी कि बस भई मुझे 5W एनालिसिस का अच्छी तरह पता है, इसको मैं इस ऐसे पे लगा के तो इसको फिल कर देता हूँ पेजेस को, ठीक है? इस तरह से नहीं करना। पहले टॉपिक को देख के ये जज करें भई इस पे कौन-सी टेक्निक इम्प्लीमेंट होती है। एग्ज़ामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है उस पे क्या अगर मैं ये लगाऊँ, तो उस पे ये टेक्निक इम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले अपने पेपर के बैक पेज पे जाया करें, उस जो आप रफ शीट के तौर पे यूज़ करते हैं, उस पे लाइन लगाएँ और उस पे अपने जो है वो आर्गुमेंट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं उस पे लिखें। देखिए अगर मैं 5W एनालिसिस को यूज़ करती हूँ तकनीक को, ठीक है? तो जो भी मेरा टॉपिक है उसके बारे में पहले मैं हू पे जाऊँगी, ठीक है? कि ये क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, क्या इसकी रीज़निंग है, ठीक है? कब से है, उसकी हर चीज़ को मैं बुलेट्स में छोटा-छोटा सा बुलेट्स में ना आपने अपने आर्गुमेंट्स को सारों को लिख लेना है, ठीक है? वो आर्गुमेंट्स फिर आपने अपनी आउटलाइन में यूज़ करने होते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके पास एक और टेक्नीक आ जाती है जिसको हम SWOT एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, उसमें आप लिखते हो ऐसे कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। ठीक है? ये भी बेसिकली आप इश्यू बेस एसे में ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये टेक्निक्स दोनों ऐसी हैं जो हर एसे पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो एग्ज़ामिनर है उसका थोड़ा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, वो अब इश्यू बेस एसे की तरफ नहीं जा रहा। वो या तो आपको लिटरेरी एसेस देता है जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट एसेस बोलते हैं, ठीक है? उस तरह के एसेस आप 2023 का पेपर निकाल के देख लें, पीएमएस का पेपर निकाल के देख लें, केबीपीएमएस का पेपर निकाल के देख लें। तो अभी जो है वो टोटल उसकी जो है ना सारी की सारी अटेंशन लिटरेरी एसेस, एब्स्ट्रैक्ट एसेस की तरफ है। तो ये टेक्निक्स जो है वो आपके लिए सूटेबल फिर नहीं है इस तरह के एसेस के लिए। उसके बाद आपके पास टेक्निक आ जाती है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस टेक्निक, ठीक है? ये वाली जो टेक्निक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके पास किसी भी किस्म का एसे आ जाता है, उस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो इस टेक्नीक को मैं भी आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने इस टेक्नीक को अपने माइंड में ज़रूर रखना है। ये टेक्नीक जो है वो बेस्ट टेक्नीक है, ये वाली, ठीक है? ये वाली, 3rd नंबर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव। कोई भी ऐसे आपके पास आता है, चाहे वो ल अब देखें, अब कहते हैं लिटरेरी एसेस नहीं आते लिखना, लिटरेरी एसेस नहीं आते, एब्स्ट्रैक्ट एसेस नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप उसके सारे पर्सपेक्टिव नहीं निकालते, ठीक है? आप बस उसको सिर्फ़ अपर स्टेज पे देखते हो, उसका एनालिसिस डेवलप ही नहीं करते। अब देखिए कोई भी टॉपिक आपके पास आता है, अगर आप उस टॉपिक को सोशल लेवल पे उसको देखो, भई सोशल लेवल पे इसकी क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसकी क्या है टॉपिक के, पॉलिटिकली किस तरह से ये ऐसे जो है वो इसके कौन-कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो मैं लिख सकता हूँ अपने टॉपिक में, ठीक है? अगर आप ये सारे जो है वो पर्सपेक्टिव दोगे एग्जामिनर को तो ये क्या होगा, ये एक लिटरेरी एसेस बन जाएगा। खुद ब खुद ही जो एसे है वो लिटरेरी डायमेंशन में आपका चला जाएगा। आपको उसके लिए कोई जो है वो बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने पीछे से बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा हुआ हो, इस तरह के कोई सीन नहीं है, ठीक है? जब आप ये भी नहीं है कि भई मुझे समझ नहीं आएगी, मैं किस तरह से लिखूँगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कौन से होते हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कौन से होते हैं, इस तरह से भी नहीं है। आप कोई एक टॉपिक चूज़ करें, ठीक है? अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी करके दिखाऊँगी कि टॉपिक की कि आपने किस तरह से ये सारे पर्सपेक्टिव लिखने हैं, ठीक है? कोई एक टॉपिक चूज़ करें, जैसे अभी मैं आपको एज़ ए एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, वॉयलेंस इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, ठीक है? ये एक लिटरेरी एब्स्ट्रैक्ट एस्से है। 5 मिनट वेट करें आप लोग प्लीज़, एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर लूँ।
ठीक है। उसके ये वाली जो टेक्निक है, अब मैं आपको एक टॉपिक जैसे बोलूं कि वायलेंस इज अ लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। अब इस टॉपिक को आप किस तरह से किस तरह से आप लोग लेके जाओगे, आप लोगों को किस तरह से समझ आएगी कि भाई ये लिटरेरी ऐसे है, अब मैं इसको किस तरह से लेके जाऊं, ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैं अपना बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको किस तरह से लेके जाऊं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही किस तरह से इस टॉपिक को, क्या वायलेंस किस तरह से लास्ट रेफ्यूज है इनकॉम्पिटेंट का, किस तरह से वायलेंस, मतलब कोई भी चीज आपके पल्ले जो है वो नहीं पड़ी। फिर आप क्या करोगे, आप इस टेक्निक को लेके आओगे, ठीक है। ये सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये वाली टेक्निक को, अब इस टेक्निक को जब आप लेके आओगे तो आपका खुद ब खुद जो है ना वो ये टॉप ऐसे जो है वो लिटरेरी तरफ चला जाएगा। किस तरह से, अगर मैं देखूं वायलेंस इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, अब मैं लिखूंगी व्हाई वायलेंस इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। सबसे पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ना कि बेसिकली एग्जामिनर ने पूछा क्या है, कि वायलेंस अगर जो इनकॉम्पिटेंट का वो लास्ट रेफ्यूज है तो वो किस तरह से है, व्हाई, ठीक है। फिर मैं उसकी मैनिफेस्टेशंस लेके आऊंगी, किस तरह से एट इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे। आपने देखा है, आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द, आपने इवन के पॉलिटिकल लेवल, सोशल लेवल, किसी भी लेवल पे, आप रिलीजियस लेवल पे भी चले जाएं, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो है ना हमेशा जो इनकॉम्पिटेंट होता है ना, जो इवन कि आप सीएसएस के कहीं कोई लेके आ जाएं, आप बाई ना भी जाएं, सीएसएस को ही लेके आ जाए, जो लोग होते हैं इनकॉम्पिटेंट, जो आपको बीट नहीं कर पाते, आपसे आगे निकल नहीं पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर वहां पे आके वायलेंस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। या तो फिर आपको वर्बल वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेंगे, या फिर मारपीट से जो है वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, खुद को पावरफुल जो है वो शो कर सकें। तो बेसिकली इस ऐसे का मतलब ये है कि वायलेंस जो है वो इनकॉम्पिटेंट का लास्ट रेफ्यूज होता है। जब उसके पास कोई और चीज नहीं बचती तो फिर वो वायलेंस से काम लेना स्टार्ट कर देता है, जो इनकॉम्पिटेंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो ऐसे का थीम जो है वो ये है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को अगर आप सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे लेके जाएं, रिलीजियस लेवल पे लेके जाएं, तो आपके पास खुद ब खुद ही जो है वो आर्गुमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इतने आ जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि भाई मैं इसको कितने पेजेस पे लेके जाऊं, टाइम कम है और मैंने इसको पूरा भी करना है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है, इंशाल्लाह हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को साइन भी करूंगी, आप लोग करके दिखाएंगे मुझे सारे टॉपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल लेवल पे, ठीक है। ये भी इसी जैसी है, सेम जो है वो लिटरेरी एब्स्ट्रैक्ट एसेज आते हैं, उसमें ये टेक्निक भी यूज हो जाती है कि आप पहले इंडिविजुअल लेवल को एक्सप्लेन कर दो, फिर सोसाइटल लेवल को एक्सप्लेन कर दो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को एक्सप्लेन कर दो टॉपिक के बारे में अपनी आर्गुमेंट्स दे के, ठीक है। उससे भी आपका जो ऐसे है वो लिटरेरी और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेसिकली टेक्निक्स कि आपने ऐसे को चूज करना है तो किस तरह से चूज करना है। अगर आपको बिल्कुल ही टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो उस पर सारी टेक्निक्स इंप्लीमेंट करके देख लें, ठीक है। बल्कि तो ये वाली जो थर्ड नंबर टेक्निक है ना, ये आपकी हर टॉपिक पे, लिटरेरी एब्स्ट्रैक्ट एसेज में हर टॉपिक पे इंप्लीमेंट हो जाएगी इजीली। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, बहुत से टॉपिक्स पे करके दिखाऊंगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाके वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अब उन्होंने देख लिया कोई टॉपिक आ गया ऐसा, कोई इजी सा टॉपिक आ गया, ठीक है। जैसे अभी 2023 में हर स्टूडेंट के माइंड में ये था कि भाई क्लाइमेट चेंज तो आएगा ही आएगा, ठीक है, फ्लड्स पे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा टॉपिक एग्जाम में आ जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई ये टॉपिक तो जो है वो हर स्टूडेंट ने जो है वो इसको अटेम्प्ट करना है, तो मैं कुछ ना नया करके दिखाता हूँ, मैं कोई नया टॉपिक जो है वो चूज करता हूँ। तो वो जब एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप नया टॉपिक चूज करते हो ना, उस पे आपकी पहले प्रैक्टिस नहीं होती, आपका नॉलेज नहीं होता, आपके आर्गुमेंट्स नहीं होते, फिर वहां पे आप जो है वो बहुत बुरी तरह से एग्जामिनर से मार खाते हो। तो इस तरह कभी भी नहीं करना। कोई भी टॉपिक है, चाहे वो हर स्टूडेंट भी जो है वो अटेम्प्ट करता है, लेकिन आपको अगर वो बेस्ट से बेस्ट आता है तो आप हमेशा उसी को चूज करें। हाँ, अगर आपको बेस्ट नहीं आता फिर आप कोई और चूज कर सकते हैं, अगर कोई और उससे ज्यादा अच्छा आपको आता है फिर आप कोई और चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखें कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, जिसपे ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस है उसको, अगर वो ऐसे आता है तो उसको फ्रीली जो है वो जाके किसी भी डाउट के बगैर उसको चूज करें, ठीक है। उसके बाद जो अगर अगर 10 टॉपिक्स हैं उनमें से 2 टॉपिक्स आपको आते हैं, तो जो बेस्ट टॉपिक है ना वो आपने चूज करना है। और बेस्ट टॉपिक वो होना चाहिए जिसकी स्टेटमेंट की इवन पंक्चुएशन मार्क का भी आपको पता हो कि क्यों यूज किया गया है, ठीक है।
ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इन चीज़ों पे बिल्कुल भी किसी भी किस्म की जो है वो अगर आप कोताही करोगे तो वो आप अपने लिए जो है वो नुकसान का बाइस बनेंगे। The criteria to judge the essay topic to be attempted in exam is to ascertain that on which topic the best outline and introduction can be produced. अब ऐसे लिखते वक़्त 2 चीज़ें हमेशा माइंड में रखें कि अगर आपकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन बेस्ट है, अगर आपने इन दोनों में अपना बेस्ट दे दिया है, तो आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि भई आपका ऐसे पास है, ठीक है? क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसका जो माइंड बनना होता है वो आपकी आउटलाइन और आपके इंट्रोडक्शन से बन जाता है, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो आपके कंक्लूजन को देख लेता है, ठीक है? तो अपनी आउटलाइन और अपना इंट्रोडक्शन इनमें इवन एक सिंगल जो स्पेलिंग, पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, डॉट इवन कि फुल स्टॉप तक की आपने जो है वो मिस्टेक नहीं करनी इंट्रोडक्शन में और आउटलाइन में, ठीक है? ये सबसे बेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। बजाए इसके कि आप जो है वो 25-30 पेजेज़ भरें, इस अफ़रा-तफ़री में जो है वो आप अपनी आउटलाइन में स्पेलिंग मिस्टेक कर दें या पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक कर दें, ठीक है? या ठीक से टॉपिक को जज ना करें, ठीक से उसको समझें ही ना और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें, तो इससे वो 20-25 पेजेज़ आपके किसी काम नहीं आने वाले, ठीक है? अगर ये फर्स्ट 2 पेजेज़ आपके जो हैं वो इनमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नज़र आ गई एग्ज़ामिनर को, ठीक है? इससे अवॉइड करना है आप लोगों ने। उसके बाद ये थोड़ा-सा आपके लिए मैंने लिखा है कि एस्पायरेंट्स बेसिकली ऐसे में फेल क्यों होते हैं? इर्रेलेवेंट कंटेंट दे देते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भई चूज़ ऐसे ऐसे अब एजुकेशन देख लिया, उसको जो है वो उसपे लिखना शुरू अब देखें सिंपल सा एक टॉपिक आया था आई थिंक 2001 में या 2 में आया था टेररिज़्म पे, ठीक है? उसने बेसिकली टेररिज़्म के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पूछे थे कि टेररिज़्म के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स ने क्या किया टेररिज्म का वर्ड पढ़ा और बस टेररिज्म पे लिखना शुरू कर दिया। भई ये हो गया टेररिज्म से वो हो गया, ठीक है? ये नहीं देखा कि भई एग्ज़ामिनर ने टेररिज्म नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि टेररिज्म क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है? उन्होंने ये पूछा है कि टेररिज्म से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स लोगों पे क्या होते हैं? उसने इफ़ेक्ट्स पूछे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इर्रेलेवेंसी होती है। आपसे टॉपिक कुछ और डिमांड किया जाता है, आप उसको आगे जो है वो कंटेंट में कुछ और ही लिख देते हो, ठीक है? ये चीज़ें आपने नहीं करनी और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अननेसेसरी वर्बोसिटी ये क्या है? अब कुछ वर्ड्स हैं वो न्यू-न्यू जब आते हैं ना सीएसएस करने कुछ 2-4 किताबें पढ़ते हैं तो उनको लगता है भई सीएसएस तो सिर्फ़ जो है ना वो फुल टाइम जो है वो ज़रा कड़क सी करके ना आपने इंग्लिश लिखनी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी होने का मकसद ये नहीं है कि भई आप उसमें ऐसे-ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो ना तो वहाँ पे मतलब फिट हो रहे हों और ना ही वो एग्ज़ामिनर की समझ में आ रहे हों। ठीक है? सीएसएस में इंग्लिश आपकी बहुत हाई-फाई होना ज़रूरी नहीं है। सीएसएस में इंग्लिश आपकी अच्छी होना ज़रूरी है। अच्छी मीन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करना अच्छा आता हो, ठीक है? थोड़े अच्छे वर्ड्स में आप उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है? ये बेसिकली आपकी इंग्लिश का क्राइटेरिया है सीएसएस का। ठीक है? ये नहीं है कि हर हर लाइन में आपने कोई इस तरह का वर्ड लिखना है जिसका ना तो गूगल को पता है, ठीक है? और ना ही एग्ज़ामिनर को पता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। जब आप बहुत ज़्यादा मास्टर बनने की कोशिश करते हैं ना जाके हाई-फाई किस्म की बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर आपको जो है वो कहता है भई तुम जो है वो न्यू ही किसी दुनिया से आए हो, जो लफ़ज़ फिट ही नहीं हो रहा उसको कैसे फिट कर पाते हो? ठीक है? तो फिर वो वहाँ पे आपको जो है वो अच्छी-खासी मार देता है, तो इस चीज़ से आपने बचना है। ग्रामेटिकल इश्यूज़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा करें, अपने स्ट्रक्चर्स को अच्छा करें। इसके लिए आपको मैं एक चीज़ रेफ़र भी कर देती हूँ, डॉन न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स आते हैं, जो आप लोग उसके ओपिनियंस वग़ैरह पढ़ते हो ना ओपिनियंस और एडिटोरियल्स पढ़ के डॉन की वो उसको आप सारा रीराइट अपने वर्ड्स में रीराइट करने की कोशिश किया करें। पहले अच्छे से समझ लें, पढ़ लें फिर उसको रीराइट अपने वर्ड्स में करने की कोशिश करें। इससे आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी ग्रामेटिकल इश्यूज़ खत्म होंगे और आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी फिर ठीक हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद वीक आर्गुमेंटेशन आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, टॉपिक कोई और है और बस ऐसे ही उठा के एक ही आर्गुमेंट को घुमाई जा रहे हैं, इस तरह से काम नहीं करना। अच्छे ऑथेंटिक जो है वो अपने आर्गुमेंट्स को लेके आएँ, ठीक है? और आउटलाइन और इंट्रोडक्शन पे तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम इन्वेस्ट करना है क्योंकि यही 2 चीज़ें आपको जो है वो पास करने में जो अहम अहम जो बहुत ज़्यादा अहम जो है वो पार्ट है वो आउटलाइन और इंट्रोडक्शन का ही होता है आपके एस्से में, ठीक है जी? उसके बाद थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में देख लें, ये थोड़ी-सी जनरल सी चीज़ें हैं, ये फर्स्ट क्लास में आप लोगों को समझ आ जाएँगी।
ताकि अगेन जो है वो नेक्स्ट फिर बार-बार मुझे बतानी ना पड़े, भई कितना टाइम कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह से करना है। ये चीज़ें फर्स्ट क्लास में आपको समझ आ जाएँगी थोड़ी-सी, तो फिर आप आगे जो है वो बार-बार ये चीज़ें नहीं पूछोगे, ठीक है? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके लिए क्या है कि पहले जो है वो आपके पास जो है पहले 5 मिनट तो जो है वो आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखें, क्वेश्चंस को रीड करें, ठीक है? अगर 9 बजे आपके पास पेपर आ रहा है, 9 बजे से लेके 9 बज के 5 मिनट तक आप अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, ठीक है? इसमें से जो 10 टॉपिक्स हैं, इनमें से किस टॉपिक की आपको समझ आ रही है? वो टॉपिक देख लिया आपने 5 मिनट में, कोई से 2 टॉपिक को चूज़ कर लें, ठीक है? जो आपको बेस्ट आ रहे हैं, ये नहीं कि बस सबको चूज़ करते जाएँ, बेस्ट से बेस्ट जो आपको आ रहे हैं, उनमें से कोई से 2 को चूज़ कर लें। अब उन 2 को चूज़ करने के बाद 9-10 हो गए, आपने 5 मिनट रीड करने में लगा दिए, 5 मिनट आपने टॉपिक चूज़ करने में लगा दिए। अब क्या करें? अब आपने क्या करना है, अब 9-10 से लेके 9:30 तक 20 मिनट्स हैं, उन 20 मिनट्स में अपने पेपर की बैक साइड पे जाएँ, एंड वाली शीट पे उस पे रफ सी आउटलाइन बनाएँ। रफ आउटलाइन किस तरह से? वो इस तरह से बनानी है आपने कि जो आपका मतलब टॉपिक है, उस पे बिल्कुल आपने मतलब टाइम देना है। सोशल लेवल पे उसको, पॉलिटिकल लेवल पे उसको, इकोनॉमिक लेवल पे लेके जाएँ, उसको इंडिविजुअल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएँ, ठीक है? हर पर्सपेक्टिव में उसको जो है वो अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें। कोई ऐसा पर्सपेक्टिव ना हो जिसमें आपने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन ना किया हो। छोटे-छोटे से बुलेट्स बनाते जाएँ, छोटे-छोटे से बुलेट्स बनाते जाएँ, 9:30 तक, ठीक है? अब आपने ये काम कर लिया, अब आपके पास एक रफ सा स्केच आ गया, 30 मिनट्स में आपका टॉपिक भी चूज़ हो गया। जब आपका टॉपिक चूज़ हो जाता है, आपके पास एक रफ सा स्केच आ जाता है ना, उसके बाद का टाइम जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट भी है, और वो आपका ईज़िली आप उसको मैनेज भी कर लेती हो। अगर ये फर्स्ट 30 मिनट्स आपने सही से इन्वेस्ट नहीं किए, तो नेक्स्ट जो आपका टाइम है 2 आवर और 30 मिनट्स, वो आपके किसी काम के नहीं है, वो आपके ज़ाया हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट 30 मिनट्स में टॉपिक गलत चूज़ कर, अब उसके बाद अब आपके पास 2 आवर्स और 30 मिनट्स जो है वो रिमेनिंग है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना नीट साइड पे आके अपने एसे की आउटलाइन को स्टार्ट करना है, ठीक है? अब आप अगर 9:30 से स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो 9:50 तक आपकी आउटलाइन्स हो जानी चाहिए, ठीक है? 20 मिनट्स आपके लिए काफ़ी हैं। अगर मज़ीद आपने करनी है तो 10 टू 20 मिनट्स मज़ीद जो अगर आप लगाओगे, तो फिर उसके बाद आपके पास जो है वो एंड पे अपने एसे को रिवाइज़ करने के लिए, अपनी आर्गुमेंट को रिवाइज़ करने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए टाइम जो है वो नहीं रहता। क्योंकि 3 आवर्स होते हैं, 3 आवर्स में आपने पहले तो 10 टू 15 मिनट्स आपने ऐसे को चूज़ करना है, टॉपिक को चूज़ करना है, फिर आपने अपनी पहले अपने माइंड कर लें। कामरान यमुना आप ये अपना ठीक है? उसके बाद जो है वो आपका टाइम फिर नहीं रहता आपके पास। तो इन चीज़ों को, ये टाइम एक जो है वो आपके पास शेड्यूल बना के इसीलिए दिया है, ताकि आप लोगों को पेपर बैठ के जो है वो मुश्किल ना हो कि भई कितने टाइम में किस तरह से मैनेज करूँ। 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स में उसको अकॉर्डिंगली लेके चलें। 5 मिनट्स टॉपिक सिलेक्शन में, 5 मिनट्स फिर उसमें मज़ीद थोड़ा-सा टाइम देके सिलेक्ट करें। 10 से 9:30 तक आप अपनी रफ आउटलाइन बना लें। उसके बाद 9:30 से 9:50 तक आप अपनी प्रॉपर नीट आउटलाइन बना लें, ठीक है? अब नीट आउटलाइन बना लिया आपने, अब आपके बॉडी के पैराग्राफ्स रह गए, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अपने बॉडी के पैराग्राफ्स को 9:50 पे स्टार्ट करना है, और 11:30 तक आपने अपने हर बॉडी पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये बॉडी पैराग्राफ आपने लिखने किस तरह से हैं, इन चीज़ों को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने किस तरह से लिखने हैं, क्योंकि जितने बुलेट्स आप अपनी आउटलाइन में बनाते हो, उतने ही आपके बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए। अगर आपने अपनी आउटलाइन में जो है वो एक भी बुलेट लिखा है, तो उस एक बुलेट पे आपका पूरा एक पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ामिनर ने आपके हर बुलेट पे एक पैराग्राफ देखना है। फ़र्ज़ करें आपने कोई एक बुलेट लिख दिया, अब उस बुलेट पे, और बाय चांस एग्ज़ामिनर की नज़र भी उसी बुलेट पे पड़ गई, अब उस बुलेट को आपने नेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया, मिस कर दिया, ड्यू टू टाइम छोड़ दिया, या वैसे ही छोड़ दिया कि भई चलो जो आउटलाइन है उसको थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बना लेता हूँ, अंदर इसके बारे में नॉलेज नहीं आता या आता है, इसको छोड़ दूँगा, ठीक है? अगर आपने ये सीन लगा लिया ना, तो फ़र्ज़ करें एग्ज़ामिनर उसी बुलेट को देख ले,
अब जब बुलेट को देखने के बाद एग्जामिनर आपका बॉडी पैराग्राफ उस बुलेट के बारे में देखेगा कि भाई इसमें उसने क्या बात लिखी है, अच्छा मैं देखूं जरा, वहां पे उसको उसका नॉलेज नहीं मिलेगा, बॉडी पैराग्राफ ही नहीं होगा। तो ये भी जो है वो एक बहुत खतरनाक सी चीज हो जाती है। तो आपने अपने हर एक बुलेट पे आपने एक बॉडी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए ही आपने आउटलाइन बनानी है। कोशिश करें 3 to 4 पेजेस तक जो है वो अपनी आउटलाइन को लेके जाएं, थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव करके बनाएं, अपनी राइटिंग स्पीड को तेज करें ताकि आप उन सारे बुलेट्स को जो है वो प्रॉपर उनके साथ जस्टिस भी कर सकें, ठीक है। अब 11:45 तक आपने ये सारी चीजें कर ली। कंक्लूजन 11:30 से 11:45 तक आपने करना है, पूरे 15 मिनट कंक्लूजन को देने हैं। क्यों इसके लिए 15 मिनट क्यों रखे हैं? क्योंकि कंक्लूजन फिर आपको मजीद आपके एग्जामिनर के माइंड में आपका इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। एग्जामिनर ने आपकी आउटलाइन देखी, बहुत अच्छी है, इंट्रोडक्शन देखा, बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई एक बुलेट का उसने आगे बॉडी पैराग्राफ चेक किया, वो भी ठीक था, उसमें प्रॉपर आर्गुमेंट थे, उसमें प्रॉपर नॉलेज था। अब उसने जाना है कंक्लूजन पे। अगर कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा तो वो सारा इमेज जो आपको बना है ना, वो ये जो फेल होते हैं 38 पे, 36 पे, 39 पे, 1 मार्क्स से, ठीक है, या फिर 2 या 5 मार्क्स से, इनका बेसिकली यही इशू होता है। या तो इनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ऐसे इनका अच्छा होता है बट वो जल्दी जल्दी में इनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। या फिर एंड पे कंक्लूजन में आके के ये कहते हैं भाई चलो बस अब टाइम कम है, इसको छोड़ो। तो वहां पे ये ब्लंडर को मार देते हैं, तो इससे फिर एग्जामिनर जो है वो 1-2 नंबर से फेल करता है। तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है, अपने कंक्लूजन को बहुत अच्छा रखना है। आपको कंक्लूजन लिखना भी प्रॉपर मैं आपको सिखाऊंगी आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास 15 मिनट्स बच जाते हैं, उसमें आप अपनी चीजों को रिवाइज कर लें। सारे प्रॉपर ऐसे को, आउटलाइन को, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इन 3 चीजों को तो जरूर अच्छी तरह से रिवाइज करें, ठीक है। और बाकी ऐसे को भी देख लें कि भाई ये चीजें ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऐसे का क्या होता है, पहले आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं हर बुलेट पे, फिर कंक्लूजन। ये तो आप लोगों को पता है कि भाई ये वाली जो है ना चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को मैनेज कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये जरूरी है। आज मैं थोड़ा सा आपको एक जो है वो आउटलाइन बना के उसका थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है। एक हम ले लेते हैं आउटलाइन, उसमें देख लेते हैं कि भाई किस तरह से टॉपिक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है टॉपिक में, कि इशू क्या है, कॉजेज क्या है, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर टॉपिक में ये लिख देते हैं भाई इसका ये इशू है, ये कॉजेज है, ये वे फॉरवर्ड है। ये तो एक मतलब एक एक जरूरी सी चीज बन गई है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भाई कोई टॉपिक आ गया, वे फॉरवर्ड सजेशन, वे फॉरवर्ड सजेशन, ये तो लाजमी लिखना है। नहीं, इस तरह से नहीं है। आप लोग देखें टॉपिक में अगर उसने वे फॉरवर्ड पूछा ही नहीं है तो भाई क्यों लिखना है, क्या जरूरत है उसको लिखने की? क्या और चीजें आपके पास कम है, नॉलेज कम है? ये काम वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता। जब आपके पास नॉलेज नहीं होता आप उसको किसी ना किसी चीज में कवर अप करने की कोशिश करते हो कि इसके इश्यूज बता दूं, सजेशंस भी बता दूं, वे फॉरवर्ड भी बता दूं, सॉल्यूशंस भी बता दूं। तीनों एक ही चीजें हैं और एक ही चीजों को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं, सजेशंस, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है। उसको एक ही चीज को घुमाते जाएंगे जब नॉलेज नहीं होगा। तो ये काम आपने नहीं करना। एग्जामिनर को जो है वो बड़ी सेंस होती है इन चीजों की, वो जज कर लेता है कि आप उसको जो है वो किधर से जो है वो थोड़ा सा आप हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के काम आप लोगों ने नहीं करने। ये चीजें आप फर्स्ट क्लास में आप लोग माइंड में बिठा लें ताकि आगे आगे आपको जो है वो मुश्किल ना हो, ठीक है। अब हम एक टॉपिक ले लेते हैं, इस टॉपिक को हम प्रॉपर जो है वो आउटलाइन इसकी बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो इस टॉपिक की हम आउटलाइंस को लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, ठीक है। अब ये जो एक टॉपिक है ये एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेरी ऐसे है, ये इश्यू बेस ऐसे नहीं है। अब इसको हमने किस तरह से डिसाइड करना है, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। अब हमने इस टॉपिक को इस तरह से आर्गुमेंट्स देने हैं, इस तरह से इसको कवर अप करना है कि भाई एग्जामिनर हमसे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को 5 मिनट देंगे कि भाई उसने पूछा क्या है, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। फ्यूचर ऑफ ए पर्सन नहीं है, फ्यूचर ऑफ ए फैमिली नहीं है, फ्यूचर ऑफ जो है वो स्टूडेंट नहीं है, एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। एक नेशन, एक कॉम की उसने पूरी की बात की है, ठीक है। नेशन को अब आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आर्गुमेंट्स इस तरह के देने हैं जिससे आपकी नेशन जो है वो उसको समझ आए कि भाई ठीक है ये इसी लेवल पे लेके जा रहा है जिस लेवल पे मैंने इससे पूछा था, ठीक है। हर वर्ड को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। उसने नेशन की बात की, क्लासरूम की बात की, उसने नॉलेज की बात नहीं की, उसने एजुकेशन की बात नहीं की। एग्जामिनर ने बात की क्लासरूम की। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे बस, ठीक है, एजुकेशन ये, एजुकेशन वो, नॉलेज ये, ठीक है।
नहीं, देखें उसने क्लासरूम की बात की है और नेशन की बात की है। ना तो एजुकेशन यूज़ किया है, ना तो नॉलेज यूज़ किया है, ठीक है? इन चीज़ों को अपने माइंड में चेक कर लें, ठीक है? अब आपने क्लासरूम से लेके जाना है, अब अगर आप इसको एजुकेशन में ले गए, तो वो आपका काम खराब हो जाएगा। भई एजुकेशन से तो बड़ा ही काम बिगड़ गया है। हाँ, करना क्या है, इसको एजुकेशनल सिस्टम पे लेके जाना है, ठीक है? क्लासरूम क्या है? आपका एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है? आपका नॉलेज नहीं है। क्लासरूम में अगर आप क्लासरूम को अगर आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बनाने की कोशिश करो, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, भई क्लासरूम अच्छा ठीक है, नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही है, नहीं। एजुकेशनल सिस्टम की बात हो रही है क्लासरूम से। और एजुकेशनल सिस्टम क्या करता है? एक नेशन बिल्ड करता है और एजुकेशनल सिस्टम जिस तरह का होगा उस तरह की नेशन बिल्ड होगी। ये चीज़ हमने इस टॉपिक में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? दिस टॉपिक रिक्वायर्स फंक्शंस ऑफ एजुकेशन बट ओनली दोज़ फंक्शन व्हिच आर हेल्पफुल इन ए नेशंस लाइफ, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि आपने एजुकेशनल सिस्टम को एक्सप्लेन तो करना है, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो नेशन की तरफ आपको जो है वो नेशनल पर्सपेक्टिव में लेके जाएँ, ठीक है? इस तरह से नहीं कि भई ये हो गया, वो हो गया, एजुकेशन में किताबें सिलेबस अच्छा हो गया जी, इसका ये हो जाना चाहिए, कोर्स क कर दें, टीचर्स को इस तरह से ले आएँ, इस तरह से नहीं करना। प्रॉपर एक सीएस स्टूडेंट्स की तरह आर्गुमेंट्स देने हैं और अपने जो है वो क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अब हम इसके लिए आउटलाइन एक सिंपल सी बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ी-सी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएँ कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। सबसे पहले तो हम इसका जो है वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखें, इंट्रोडक्शन जो है वो आपका हमेशा जब आप आउटलाइन लिखते हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हो। फर्स्ट बुलेट आपका इंट्रोडक्शन का होता है, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन के नीचे एक चीज़ आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट। वो भी मैं आपको करवाऊँगी लेकिन आज नहीं, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिख दी तो आप लोगों के दिमाग में ना वो बड़ा-सा वो एक ब्लंडर सा बन जाएगा, भई क्या थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से कैसे होगी, ठीक है? इस तरह से नहीं, हम प्रॉपर उसको करेंगे। पहले आपको समझाऊँगी कि थीसिस स्टेटमेंट लिखनी कैसे है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आप उसको लिख सकते हो, फिर हम जो है वो थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और इंशाल्लाह आप लोग बेस्ट से बेस्ट थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे। आप लोगों को कोई ऐसे आ जाए परेशानी नहीं होगी, भई थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से हमने लिखनी है। ये जस्ट एक जो है वो आउटलाइन है आप लोगों की समझ के लिए, ताकि आप थोड़ा-सा जो है वो जज कर लें चीज़ों को कि किस तरह से हमने लेके चलनी है। इंट्रोडक्शन आ गया, इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी, यहाँ पे वो इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊँगी कि आपने किस तरह से लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी ऐसे लेते हो, आपके पास 5 जो है वो 4 टेक्निक्स हैं, ठीक? शॉर्ट एनालिसिस है, हाउ, व्हाई, वेयर, ये ठीक है, उसके बाद आपके पास सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि भई कौन-सी टेक्निक जो है वो मेरे एसे को बेस्ट जो है वो करके एक्सप्लेन कर सकती है। अगर क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन की बात करें, तो एग्ज़ामिनर मुझसे पूछ रहा है, एग्ज़ामिनर ने बस एक सिंपल सेंटेंस बोल दिया कि क्लासरूम जो है वो नेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है। अब मैं उसको करूँगा कि भई कैसे करता है, हाउ और व्हाई, ठीक है? और व्हाट, कौन सी कॉजेज़ हैं, मेजर्स हैं जो जिनसे जो है वो नेशन का फ्यूचर डिसाइड होता है और कौन से कॉजेज़ मेजर्स हैं जिन जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में मौजूद नहीं है या फिर मौजूद हैं, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं, हाउ क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन। एजुकेशन प्रोड्यूसेस स्किल्ड वर्कफोर्स दैट बूस्ट नेशनल इकोनॉमी, ठीक है? अब देखें, अब एजुकेशन की बात हुई है, जो एजुकेशनल सिस्टम में मौजूद एजुकेशन की बात हुई है, किस तरह से बात हुई है कि ये बूस्ट करती है नेशनल इकोनॉमी को। किस तरह से नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करती है? क्योंकि अगर स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, तो नेशनल इकोनॉमी भी जो है वो बूस्ट होगी, ठीक है? तो अब हमने नेशन की बात भी कर दी, हमने एजुकेशन की बात भी कर दी, क्लासरूम की बात भी कर दी, नेशन के फ्यूचर की बात भी कर दी, ठीक है? जब नेशनल इकोनॉमी बूस्ट होगी तो ज़ाहिर है फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है? ये चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद एजुकेटेड वुमेन प्रमोट्स जेंडर इंक्लूसिविटी इन नेशनल स्फीयर। एक एजुकेटेड वुमेन जो है, ये तो आपने मतलब जो है वो जनरल हमारे घरों में बोला जाता है कि एजुकेटेड खवातीन जो है वो फैमिली को बेहतर तरीके से जो है वो लेके चल सकती हैं। अपने जो उन्होंने अपने चिल्ड्रंस की जो तरबियत करनी होती है वो बेहतर कर पाती हैं, अपनी फैमिली को बेस्ट तरीके से
अपने घर को मैनेज कर पाती हैं, ठीक है? और एक नेशन के लिए बेस्ट जो है वो एक औरत का हाथ बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है? अगर एजुकेटेड वुमेन्स होंगी, तो वो प्रमोट करेंगी, पॉजिटिविटी को प्रमोट करेंगी। अदरवाइज़ ने आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत बैकवर्ड एरिया से जो ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके घरों में ख़वातीन को जो इतनी स्टडी का नहीं पता, रुझान नहीं है उनका, तो वहाँ पे एक बहुत सी नेगेटिविटी सी होती है, मतलब पॉज़िटिविटी नहीं होती है उन घरों में, और लड़ाई, झगड़े और कोई समझ नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है आपस में लोगों की। ये सारी चीज़ें बेसिकली वुमेन से जो है वो फिर प्रमोट करती हैं, ठीक है? अगर एक एजुकेटेड वुमेन होगी, उससे जो है वो जेंडर इंक्लूसिविटी इन नेशनल स्फीयर प्रमोट होगी, ठीक है? उसके बाद एजुकेशन हेल्प्स टू ओवरकम द एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन haves and haves not, ठीक है? Modern education helps one to accept diversity and promotes enlightenment in society, ठीक है? उसके बाद why Pakistan education system has been unable to promote। अब देखिए, अब मैंने पहले एजुकेशन को एक्सप्लेन कर दिया, how classroom decides the future of nation। उसने मुझसे पूछा था क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन, मैंने उसको बताया कि हाउ, कैसे, तुम जो बात कर रही हो वो कैसे है, ये रीजन है उसकी, ठीक है? तुमने जो कहा है कि फ्यूचर नेशन का डिसाइड करता है क्लासरूम, उसकी रीज़न्स ये हैं, ये चीज़ें हैं जो जिस तरह से फ्यूचर डिसाइड होता है, ठीक है? उसके बाद मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान का कैसे है, ठीक है? क्योंकि हमने जो भी बात करनी है पाकिस्तानी स्फीयर में तो लाज़िम करनी है हमने, ये पर्सपेक्टिव तो हमने देना ही देना है। व्हाई पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन अनेबल टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्यों हमें नहीं मिलते? क्यों हमारी जो स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है? क्यों हमारी वुमेन्स में और हमारे मेल्स में वो एजुकेशन नहीं है, वो जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्यों मौजूद नहीं है? देयर हैव बीन गैप्स ऑफ कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशनल सिस्टम। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। जो प्लान एक आता है, उस प्लान को हम फॉलो ही नहीं करते। एक प्लान किसी एक जो गवर्नमेंट ने निकाल दिया, दूसरी गवर्नमेंट आई उसने न्यू प्लान कर दिया, तीसरी गवर्नमेंट आई उसने न्यू प्लान कर दिया। हमारा जो कोर्स है, वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है? सारी बैकवर्ड चीज़ें जो है वो हमारे पास चलती आ रही हैं, अपडेट कुछ भी नहीं कर रहे अपने एजुकेशन सिस्टम को, कोई अपडेशन है ही नहीं। कोई प्लान अच्छा आता भी है तो उसको जो है वो प्रॉपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाती। ठीक है? इसके लिए एक ये केस स्टडी मैंने मेंशन किया, एजुकेशन स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव, ये मोई यूसुफ ने एक केस स्टडी दी थी इस पे कि हमारी जो है वो कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम में गैप है, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में। तो ये केस स्टडीज़ आपने अपने एस्से में देनी होती हैं। ये नहीं कि हर बुलेट के नीचे केस स्टडी लिख दें, कोई 1-2 लिख दें यहाँ पे, एग्ज़ामिनर को समझ आ जाए कि भैया आपको केस स्टडीज़ का भी पता है। बाकी जो है हर बुलेट के नीचे वो आप अपने बॉडी के पैराग्राफ्स में मेंशन करें, ठीक है? बॉडी पैराग्राफ्स में आपने अपने उसको एक्सप्लेन करना है जब बुलेट को, तो उसमें आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। हर सिंगल बुलेट पे आपने बॉडी पैराग्राफ लिखना है, तो वहाँ पे आप अपनी इन चीज़ों को अपने प्रूफ के तौर पे जो है इन चीज़ों को मेंशन कर दें। उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स हैव नेवर बीन द प्रायोरिटी ऑफ एलाइट, ठीक है? पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज़ स्ट्रैटिफाइड अलोंग क्लास लाइन्स, ठीक है? अब क्लास लाइन्स को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे, इस तरह से देखें, यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे जो स्कूल हैं, जो मतलब थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं, जहाँ पे एजुकेशन अच्छी दी जाती है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे भई जो नॉर्मल लोग हैं, मिडल क्लास लोग हैं, वो नहीं जा सकते वहाँ पे हाई एलाइट क्लास जो है, उन्हीं के जो हैं वो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मिडल क्लास वाले लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे नॉर्मल और मिडल क्लास लोगों के बच्चे जाते हैं, वो उर्दू मीडियम होगा, और जहाँ पे एलाइट क्लास लोगों के बच्चे जाएँगे, वो होगा इंग्लिश मीडियम। तो ये एक जो है ना, वो बड़ा गैप सा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बहुत ज़्यादा। इस वजह से जो है वो हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स भी नहीं है, हमारे दरमियान एक जेंडर डिस्पैरिटी भी आ जाती है, हमारे दरमियान वैसे भी जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ जाती हैं बहुत से लोगों में कि भई ये इन्फीरियर है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली हमारे एजुकेशनल सिस्टम से ही जो है वो प्रमोट हो रही हैं। उसके बाद व्हाट प्रूडेंट मेजर्स नीड्स टू बी टेकन टू इंश्योर दैट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान डिलीवर्स इट्स बेस्ट इन ग्रेट सोशियो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हम कौन से मेजर जो हैं वो ले सकते हैं जिससे जो है वो ये साबित हो जाए कि भई पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट कर जाए, ठीक है? टीचर्स नीड्स टू बी रिक्रूटेड ऑन मेरिट एंड ट्रेन्ड ड्यूरिंग सर्विसेज। अब टीचर्स किस तरह से आते हैं? कोई सिफ़ारिश पे आ जाता है, किसी का ऑलरेडी जो है वो पेरेंट्स होते हैं, तो वो उधर से अपने चिल्ड्रंस को लेके आ जाते हैं अपनी सीट पे। कोई किसी दूसरे के कहने पे कोई थोड़े बहुत पेमेंट वगैरह करके एफपीएससी, पीपीएससी को तो वो आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर टीचर्स आएँगे, उनका म्यार नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ा सकते।
पहले आप टीचर्स का एक म्यार रखें, उनका मेरिट रखें, ठीक है? उनको ट्रेनिंग दें, ईयर बाय ईयर आप उनको ट्रेनिंग दें, ठीक है? टीचर्स ट्रेन्ड होंगे, स्किल्ड होंगे, तो ही वो जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज जो है वो अच्छा एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर सकेंगे, ठीक है? उसके बाद बैंकिंग कांसेप्ट ऑफ नॉलेज नीड्स टू बी अबंडेंट। पेडागोगिकल टेक्निक्स टू बी ट्रांसमिशन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्निक्स न्यू लेके आए ना, अभी देखिए, अभी अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, उनमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जा चुका है। लैपटॉप्स, पैड्स वगैरह ये सारी चीज़ें अभी से यूज़ हो रही हैं। इतनी ज़्यादा हाई-फाई टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं कि भई हमारा इवन कि सीएसएस स्टूडेंट का भी सीएसएस का स्टूडेंट्स भी जो है वो उन चीज़ों को अभी नहीं कर पाते। उनके माइंड में ही नहीं आती वो चीज़ें। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हमने वही बस 1-2 निसाब की किताबें रखी हुई हैं, वही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वही पढ़ते आ रहे हैं, वही पढ़ते आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो वैसे ही जो है वो जो आपने थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास आया भी होता है, वो भी आपका जो है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है? इस तरह की यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आजकल हो चुकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आप लोग ग्रेजुएट हो, आप लोग मुझे बताएँ कितनी के लैबोरेटरीज़ में आप जाते रहे हो, कितनी की आपने जो है वो जाके लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी हैं, कितने के आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, टेक्निक्स यूज़ की हैं, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। मैंने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का कसूर है, ठीक है? उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बस वो बुक्स ले ली, उनको रट्टे-शट्टे लगा के तो वही बस पेपर में लिख के आ गए। जो हमारे यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के टीचर हैं, वो भी कोई ऐसा क्वेश्चन देते ही नहीं है कि भई जिससे स्टूडेंट्स को जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग आए। वो बस सिंपल सा बुक से क्वेश्चन पे क्वेश्चन चल रहा है, वही आंसरिंग चल रही है हमारी, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, अगर टीचर क्रिटिकल होंगे तो ही स्टूडेंट्स में भी क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। टीचर स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए इनकरेज करेंगे तो ही स्टूडेंट्स में ये चीज़ आएगी। इस तरह से तो नहीं आएगी ना कि ब बस आप किताबों से पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड हो जाए, इस तरह से नहीं होता। गवर्नमेंट शुड डू अवे विद असॉर्टेड स्कूलिंग सिस्टम, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट की भी एक ज़िम्मेदारी है कि भई इस चीज़ को लेके आप थोड़ा जो है वो सीरियस हो जाएँ। ये नहीं है कि बस पॉलिटिकल जो है वो अपने इश्यूज़ में आप लोग फँसे हुए हैं और कोई चीज़ पे किसी पे जो है वो आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स आ जाता है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपने इंट्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा मिथ है भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में आपने सिंपल एक थोड़ी-सी समरी लिखनी है। ये चीज़ अपने माइंड में रख लें। छोटी-सी आपने समरी लिखनी है। आपने जो आउटलाइन्स लिखी हैं सारी, उनको देखते हुए आपने जो एक्सप्लेन उनमें किया है, उनको देखते हुए आपने एक सिंपल सी छोटी-सी एक समरी लिखनी है अपने पूरे एसे की। वो है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है? 150 टू 200 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये नहीं है कि आपने बस जो है वो समरी शुरू कुछ लिख दिया, फिर दरम्यान में कुछ लिख दिया, एंड पे कुछ लिख दिया, इस तरह से नहीं। जिस तरह से आपकी आउटलाइन का है ना ड्राफ्ट, बिल्कुल उसी तरह से आपने अपनी इंट्रोडक्शन को लिखना होता है। फर्स्ट में आपने जैसे जो है वो आउटलाइन को अगर ले लें, फर्स्ट में मैंने हाउ क्लासरूम डिसाइड किया है, फिर मैंने व्हाई पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम डिफाइन किया है, फिर मैंने उसको मेजर्स डिफाइन किए हैं, ठीक है? जब मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखूँगी तो मैं इसी तरतीब से लेके इसी ड्राफ्ट में जो है वो अपने इंट्रोडक्शन को लिखूँगी। इंट्रोडक्शन की एक बहुत सी ज़बरदस्ती ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे वो इस तरह से आप लोग करेंगे कि कोई भी बुलेट है ना, जैसे ये सेकंड वाला है, हाउ क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, इसमें से कोई से 1-2 बुलेट्स को उठा के फर्स्ट 2 लाइनों में लिख दें। उसके बाद सेकंड ये जो थर्ड है व्हाई पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, इसमें से 1-2 को उठा के फिर लिख दें। फिर 4 वाले में से 1-2 को उठा के लिख दें। जब आप सब में से 2-2 पॉइंट उठाएँगे ना, तो वो आपका ड्राफ्ट जैसे आउटलाइन का है, वैसे ही आपका इंट्रोडक्शन का भी होगा, एक तरतीब में ऑर्गनाइज़्ड फॉर्म में, ठीक है? और आपके जो एग्ज़ामिनर है उसको भी ये भी लगेगा कि भई इसने आउटलाइन से ही इंट्रोडक्शन लिखा है, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन कुछ और है, आउटलाइन कुछ और है। और वो तरतीब से भी आपकी चीज़ें जो है वो कवर होंगी। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है? और सीक्वेंस्ड आपने लिखना है, ग्रामेटिकल फ्लॉलेस होना चाहिए ठीक है? उसके बाद सेंटिमेंटिकली मीनिंगफुल होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने अपने इंट्रोडक्शन में देख लेनी है। हम इसको इंशाल्लाह लिखेंगे भी। ठीक है? ये एक थोड़ा-सा सैंपल इंट्रोडक्शन है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए थोड़ी-सी। ये देखें, इसको मैंने हाइलाइट किया है, ठीक है? सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम बता दी, जो मैंने बताया था कि हाउ एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से जो है वो नेशनल इकोनॉमी में बूस्ट अप कर रहा है, ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद हमने एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान का ज़िक्र कर दिया, फिर हमने उसकी 1-2 बुलेट्स एक्सप्लेन कर दिए कि हमारे स्कूल्स में जो है वो कमिटमेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है, आउटडेटेड हमारा जो है वो एजुकेशनल सिस्टम है। ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, फिर मैंने उसके कंक्लूजन में 1-2 जो है वो
सॉल्यूशंस बता दिए। उसी जो है वो पैटर्न पे मैंने अपने इंट्रोडक्शन को लेके चली हूँ, इसी पैटर्न पे। ये नहीं कि पहले मैंने हाउ क्लासरूम डिसाइड किया, फिर मैं उसके मेजर्स पे आ गई, फिर मैं उस पे पाकिस्तान पे चली गई, इस तरह से नहीं। उसी में जो है वो टेक्निक पे मैंने अपना सैंपल इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है? जिस पे मेरी आउटलाइन्स थी। इससे एग्ज़ामिनर को पढ़ने से पता चलेगा भई ये दोनों रेलेवेंसी है चीज़ों में। इसने जो आउटलाइन में लिखा है वही इसने इंट्रोडक्शन में भी लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं। हर बुलेट पे एक बॉडी पैराग्राफ लिखना है। इसका क्या मतलब है? देखें, जैसे ये फर्स्ट बुलेट है ना, एजुकेशन प्रोड्यूस स्किल्ड वर्कफोर्स दैट बूस्ट नेशनल इकोनॉमी। अब इस एक बुलेट पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद सेकंड बुलेट आ जाता है, इस पे एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद थर्ड बुलेट आ जाता है, इस पे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? आपकी हर बुलेट पे एक पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है? ताकि एग्ज़ामिनर को कोई भी बुलेट ऐसा ना हो जिस पे उसको पैराग्राफ ना मिले, ठीक है? उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन बेसिकली जो आपने सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन कर दी हैं, उसकी एक छोटी-सी समरी कंक्लूजन है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि कंक्लूजन में कोई न्यू बात नहीं करनी। फ़र्ज़ करें आपने पूरा ऐसे लिख लिया 19-20 पेजेज़ का, अब कंक्लूजन में जाके आपको याद आया कि ओह! ये तो बात रह ही गई, चलो कोई नहीं अब इसको जो है वो कंक्लूजन में लिख देता हूँ, ठीक है? नहीं, वो जो न्यू बात है कंक्लूजन में लिखेंगे ना, उसी से एग्ज़ामिनर आपको पकड़ेगा कि भई इसने पीछे तो इसकी बात ही नहीं की, अब यहाँ पे इसको ये याद आ गया, ये तो इतना जो है वो स्टूडेंट इस तरह से है कि भई इसको चीज़ें ही याद नहीं रहती, एंड पे आके इसने जो है वो अंदर ज़बरदस्ती चीज़ को लिखा हुआ है। इस तरह से काम नहीं करना। बस जो चीज़ें लिख दी, उन्हीं चीज़ों को अब आपने थोड़ा पॉज़िटिव वे में, ठीक है? अब अपने कंक्लूजन में आपने कंक्लूड कर देना है, उन्हीं चीज़ों को। न्यू चीज़ ऐड करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। चाहे वो जितनी भी अच्छी बात हो, जो आपको कि जितना भी अच्छा आर्गुमेंट हो, जो आपको याद आया, आपने वो कंक्लूजन में घुसाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। बस जो लिख दिया। उस सारी बातों को थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में ले जाके कंक्लूड करना है अपने कंक्लूजन में, और 100 टू 125 वर्ड्स तक इसको आपने अपने कंक्लूजन को रखना है, ठीक है? अब आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई, थोड़ा-सा जो भी आपके माइंड में है, वो चीज़ें आप क्वेश्चनिंग कर लें, फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को जो है वो एंड करते हैं। देखिए राबिया, जो आपकी आउटलाइन्स है ना, ये आपने किसी एक तरह से नहीं लिखनी, ठीक है? आपने हमेशा आउटलाइन अपनी मिक्सचर बनानी है। अगर आप जस्ट फ्रेजेज़ लिख देंगे या जस्ट सेंटेंसेस लिख देंगे, तो वो आपकी आउटलाइन इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। आपने आउटलाइन किस तरह से लिखनी है, आपके उसमें फ्रेजेज़ भी आने चाहिए, आपके उसमें सेंटेंसेस भी आने चाहिए, आपके उसके 1 से 2 वर्ड्स का बुलेट भी होना चाहिए, ठीक है? मिक्सचर होनी चाहिए आपकी आउटलाइन, ठीक है? हर तरह की चीज़ उसमें होनी चाहिए, फिर वो आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी लगती है। दिखने में भी अच्छी लगती है, एग्ज़ामिनर को भी अट्रैक्ट करती है। जस्ट सेंटेंसेस या फिर जस्ट फ्रेजेस, इससे आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं बनती। ठीक है? आपने मिक्सचर को लेके चलना है। पैराग्राफ के पॉइंट्स है ना, इस तरह से है कि आपका जो एक एक बुलेट है ना, अब आपने कोई भी एक बुलेट लिखा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जैसे बुलेट है, कोई एक बुलेट है इसमें, जैसे ये थर्ड के नीचे जो फर्स्ट बुलेट है, देयर हैव बीन गैप्स ऑफ कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशनल सिस्टम। अब जो एक बुलेट है ना, आपने उसपे एक बॉडी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? हर बुलेट पे एक बॉडी पैराग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है? ये सिस्टम है पैराग्राफ्स को लिखने का। जी, आप लोगों को कुछ कंप्लीट एसेस भी मैं प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरह से एसे को लिखना है। लेकिन हर एसे मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड नहीं करूँगी, उससे आप लोगों की जो खुद की जो है वो एक आपका माइंड जो है वो बिल्कुल जैम हो जाएगा कि भई कुछ नहीं करना, हमने तो कुछ नहीं करना, ठीक है? फिर वो आप लोग बिल्कुल जो है वो पकी-पकाई खीर खाने वाले बन जाओगे। आप लोगों ने खुद से पहले मेहनत करें। मुझे अब देखें, आज आपकी पहली क्लास हो गई है, कुछ ना कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग अब आउटलाइन्स बनाएँ, टॉपिक चूज़ करें, पास्ट पेपर्स में से टॉपिक चूज़ कर लें, आउटलाइन बना के मुझे सेंड करें, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर होगा, मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। मैं डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई आउटलाइन्स भी सेंड किया करूँगी, बनी हुई, ठीक है? जिससे आपको समझ आ जाए कि आउटलाइन कैसे बनानी है। फिर आपको एसेस भी प्रोवाइड करूँगी, बट अभी आप खुद से भी साथ-साथ जो है वो स्ट्रगल करें, ठीक है? अ मरियम लिटरेरी, एब्स्ट्रैक्ट और आर्गुमेंटेटिव ऐसे ये सारे हम करेंगे, बेफ़िक्र हो जाएँ, बिल्कुल ही। हर तरह का ऐसे मैं आपको करके बताऊँगी,
लेकिन एंड पे मैं फिर वही बात आप लोगों से करूँगी कि एग्ज़ामिनर ने आपसे लिटरेरी और एब्स्ट्रैक्ट एसेज पूछनी है, ठीक है? जो आपके इश्यू बेस ऐसे होते हैं ना और आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, वो बहुत कम आते हैं, ठीक है? लिटरेरी और एब्स्ट्रैक्ट एसेज ही आते हैं आपके, वही हम करेंगे, दूसरे भी करेंगे लेकिन फ़ोकस हमारा इन पे होगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके, ठीक है? ये सारे मैं आप लोगों को इन सब की एक-एक आउटलाइन एग्ज़ाम्पल के तौर पे करवाऊँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर मैं इस तरह से आपको बताऊँगी ना कि लिटरेरी एसेज ये होते हैं, जो है वो ये वाले एसेज ये होते हैं, तो इससे आप लोगों का जो है वो समझ नहीं आनी क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बुक्स पे भी लिखी हुई हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेज में आपने ये कर देना है, लिटरेरी एसेज में आपने ये कर देना है, इससे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्लियर नहीं होगी आप लोगों के लिए चीज़ें। चीज़ें कब क्लियर होंगी? चीज़ें तब क्लियर होंगी जब आपके सामने एग्ज़ाम्पल पड़ी होगी, फिर चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इन सब टाइप्स पे जितनी एसेज की टाइप्स हैं, इन सब टाइप पे जब मैं आपको एक-एक आउटलाइन प्रोवाइड करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि भई ये इस टाइप के एसे हैं, फिर आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? जी, अक्सा आप अगर फर्स्ट लेवल से स्टडी कर रही हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास वोकैब्युलरी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी इश्यू नहीं है। देखें मैंने फर्स्ट में ये बात की थी कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भई आपकी जो है वो वोकैब्युलरी कितनी हाई-फाई है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं सीएसएस की या किसी भी क्लास के जो आपको बहुत ज़्यादा हाई-फाई किस्म का इंग्लिश जो है वो आपको सुना रहा हो, तो उससे आप खुद को डिग्रेड मत करें। आप उससे डिसहार्ट मत हों, ठीक है? क्योंकि एक माइंड बस अपने आप पे जो है वो ट्रस्ट रखें। अपने माइंड में एक चीज़ रख लें कि भई सीएसएस में वोकैब्युलरी नहीं चाहिए, सीएसएस में एक्सप्रेशन चाहिए, सीएसएस में अच्छी इंग्लिश चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि भई वोकैब्युलरी बहुत हाई-फाई हो, ठीक है? उसका मतलब ये है कि आपने जो लिखा है वो अच्छा लिखा हो, ठीक है? बस ये चीज़ है। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लें, कोई भी इश्यू नहीं होगा और उसके लिए मज़ीद थोड़ा-सा मैं आपको ये रेफ़र करूँगी, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करें। डॉन का तो ज़रूर पढ़ें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें से जो आपको मुश्किल वर्ड्स लगते हैं ना, उनको एक फ्लैश कार्ड्स बना लें, ठीक है? उनको डेली फ्लैश कार्ड्स पे हर वर्ड को लिखा, उसकी मीनिंग लिखे, सिनोनिम्स लिखे, एंटोनिम्स लिखे और डेली बेसिस पे जब कभी टाइम मिले उनको शफलिंग करके ना रिपीट कर लिया। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी फ्लैश कार्ड का आइडिया वीडियो बना के, ठीक है? तो इससे आपकी वोकैब्युलरी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी और डॉन जो है वो जो आप आर्टिकल्स, ओपिनियंस पढ़ते हैं उनको डेली बेसिस पे रीराइट किया करें। जब आप रीराइट करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, बेफ़िक्र हो जाएँ, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस काम करें, स्लो चलें लेकिन करें, करने से सब कुछ हो जाएगा। मरियम आपकी जो टेक्निक्स हैं वो आपकी ये जो मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई हैं, ये टेक्निक्स आपने देखनी है। आपके सामने कोई भी ऐसे आता है, इश्यू बेस आता है, लिटरेरी आता है, आर्गुमेंटेटिव आता है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, कोई भी आ जाता है। आपने टॉपिक को देखना है, फिर जज करना है कि इसको मैं किस डायमेंशन में लेके जाऊँ, ठीक है? फिर आपने उसपे वो अपनी टेक्नीक इम्प्लीमेंट करनी है। ज़रा-सा उसका माइंड में स्केच बनाएँगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि इस डायमेंशन में इसको ठीक रहेगा, ठीक है? ये जब आप 4 से 5 आउटलाइन्स कर लेंगे ना, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी कि भई इस पे हमने ये वाली टेक्नीक इम्प्लीमेंट करनी है। जी, जी। उकाशा मैं यही आपसे कह रही हूँ कि देखें, जो एसे होता है ना देखें बेस्ट आप चीज़ों को मिस इंटरप्ट कर रही हैं। देखें, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है? कोई भी टॉपिक है, क्लासरूम वाला आ गया, एजुकेशन वाला आ गया, क्लाइमेट वाला, कोई भी किसी भी किस्म का टॉपिक आ गया। आपने उस टॉपिक को लेके अपने माइंड में स्केच बनाना है कि आप इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं। किस तरह से एग्ज़ामिनर ने पूछा है, किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हर तकनीक हर टॉपिक पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है? और हर टॉपिक हर तकनीक से सॉल्व भी नहीं होगा। जो भी टॉपिक आता है उस पे अपने माइंड में थोड़ा-सा एक स्केच बनाएँ कि कौन-सी तकनीक इस पे बेस्ट फिट होगी, ठीक है? फिर उस तकनीक पे आप उसको लेके चलें, ठीक है? ये चीज़ होती है। ये नहीं है ज़रूरी नहीं कि हर लिटरेरी एसे को आपने थर्ड तकनीक से ही करना है, नहीं। आप टॉपिक को देखें फिर डिसाइड करें।
मैंने आप लोगों को ये बोला है कि जो थर्ड टेक्नीक है वो आजकल एग्जामिनर जिस तरह से लिटरेरी एसेस की तरफ जा रहा है, जो टॉपिक्स वो दे रहा है वो आपकी बेस्ट टेक्नीक है। वो एक ऐसी टेक्नीक है कि फ़र्ज़ करें आपको समझ नहीं आ रही कि टॉपिक को मैंने किस टेक्नीक से करना है, तो वो टेक्नीक आपकी हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वो एक ऐसी तकनीक है, हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बिल्कुल भी कहीं भी आपको कोई समझ ही नहीं आ रही कि कौन-सी तकनीक लगानी है, तो फिर आप थर्ड तकनीक पे जाएँ, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे फिट इन होनी है, फिर आप उसी को लेके चलें। पर थर्ड तकनीक बेस्ट तकनीक है और हर जगह इम्प्लीमेंट भी हो जाती है, ठीक है? ये चीज़ है। जी, जल्दी से पूछ लें मीटिंग एंड हो जाएगी, 3 मिनट्स रह गए हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ लें। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं टाइम शेयर कर दूँगी। आप लोगों का टाइम का बहुत इश्यू आ रहा है, कोई कह रहा है 8 बजे, कोई कह रहा है 10 बजे। इसी वज़ह से मैंने पोलिंग करवाई थी ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को ये मसला ना हो कि भई 10 बजे नहीं रखा, 5 बजे नहीं रखा। नेक्स्ट क्लास के लिए भी इंशाल्लाह मैं अगेन वोट ले लूँगी आप लोगों से। आप लोगों को जिस टाइम पे एग्री होगे वही टाइम हम जो है वो रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली आज वोटिंग ज़्यादा थी 7 बजे की, तो इसी वज़ह से मैंने फिर ये जो है वो टाइम रखा। नहीं, मटेरियल ऐसे क्या ऐसे का मटेरियल आपने मरीम कलेक्ट करना है? आपके पास सीएसएस में 12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? आप 11 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, 12वाँ सब्जेक्ट आपका एसए का है। 6 ऑप्शंस आप पढ़ रही हैं, ठीक है? उसके बाद कंपल्सरीज़ आप पढ़ रही हैं। करंट अफेयर्स में आप दुनिया के हर जो है वो कंट्री के बारे में आप पढ़ रही हैं। तो फिर और कौन-सा मटेरियल है एसए का भई? इससे ज़्यादा और कौन-सा मटेरियल है एसए का? अगर किसी भी चीज़ के बारे में एससी आ रहा है तो आपके हर ऑप्शन में से उस पे निकलेगा, हर आपकी करंट अफेयर से, पाकिस्तान अफेयर से, इस्लामिक स्टडीज़ से उस पे आर्गुमेंट्स निकलेंगे। आपको सेपरेट से उसके लिए मटीरियल का इकट्ठा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है? ज़रा-सी ये 2-3 क्लासें लें, आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हों, फिर आप खुद बोलेंगी, "भई मैम हमारे पास तो जो नॉलेज ही इतना आ गया है कि भई टॉपिक में पूरा ही नहीं किया जा रहा है।" कोई 10 पेजेज़ की आउटलाइन बन रही हैं, फिर आप लोग मुझे खुद ये बात बोलेंगे, ठीक है? 11 किताबें आपके पास हैं, उनका नॉलेज वो कहाँ आपने लेके जाना है जो एस्से में नहीं लेके आना है। एस्से के लिए सेपरेट से कोई नॉलेज नहीं है। ये चीज़ अपने माइंड में रखें, कोई भी आपने सर्च नहीं करना नॉलेज सेपरेट से। हफ्ते में इंशाल्लाह हम 3 क्लासेस रखेंगे फातिमा। चलें भई अगेन पोलिंग करवा लेंगे 10 बजे अगर सब लोग एग्री होते हैं तो इंशाल्लाह 10 बजे रख लेंगे। आप लोग कह रहे हो बार-बार वोटिंग पे है ना देखिए अब स्टूडेंट्स जो है वो किस चीज़ के बारे में वोट करते हैं। अगेन मैं इंशाल्लाह पोलिंग करवा लूँगी आप लोगों से जो है फिर उसके हिसाब से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक सब मान जाएँ, सब एग्री हो जाएँ तो 10 बजे रख लिया करेंगे। मेरे लिए खुद भी 10 बजे ईज़ी है, बट मैंने फिर भी जो है वो पहले रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स की जो है वो वोटिंग थी। अब देखिए मरियम बोल रही है कि मेरी क्लास होती है, क्या करें भई? कोई मसला नहीं मरियम, कोई मसला नहीं, अगर आपका स्टार्ट है कोई मसला नहीं, फिर भी आपको सेपरेट से ऐसे का मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बेफ़िक्र हो जाएँ। जब मैं आप लोगों को करवाऊँगी, तो आप लोगों के लिए कोई भी इश्यू बाकी नहीं रहेगा। ये मेरी आप लोगों से जो है वो कमिटमेंट है, ठीक है? बेफ़िक्र हो जाएँ। जी, चलें अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अपना ख़्याल रखें। ओके जी, ये रिकॉर्डिंग फर्स्ट ही तो मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।